हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 13 आज के वीडियो के द्वारा हम लोग पूरा करने वाले हैं। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी इस चैनल पे प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 12 तक इस चैनल पे अपलोड किया गया है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 22 तक इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखें और आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। इससे पहले वीडियो शुरू करें, एक रिक्वेस्ट फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि त्रुटि की पहचान करनी है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, इनमें त्रुटि बतानी है। तो ध्यान रखिए, केवल वस्तुओं यहाँ पे नहीं होगा। वस्तुओं जब कहेंगे तो सारी वस्तुओं की कीमत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं बोल सकते। आपको बोलना होगा कि सामान्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, तो वस्तुओं के पहले सामान्य का यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कहा गया, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए तो जिसकी उपमा न हो। जिसकी उपमा न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुपम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुपम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के सही अर्थ को व्यक्त करता है। तो आँख का काजल, तो आँख का काजल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अत्यंत प्रिय होना आँख का काजल मुहावरे का अर्थ होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अम्बु का पर्यायवाची शब्द जल होगा। क्या होता है? जल। और जल के अन्य पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं पानी, पानी के अलावा नीर हो सकता है, वारी, सलील, तोय, पय, उछक। ये सारे जो हैं ये अम्बु या जल के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो इनमें से विलोम का चयन करना है। तो उल्लास का विलोम पूछा गया है। उल्लास का विलोम क्या होता है? तो विषाद हो जाएगा। उल्लास का मतलब खुशी और विषाद का मतलब शोक, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द जो हो जाएगा अकथनीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगला है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो आंसर हो जाएगा अद्भुत रस में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो नास्तिक कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? नास्तिक। ईश्वर में जो आस्था रखते हैं उनको आस्तिक कहते हैं। अधिक बोलने वाले, अधिक उल्टी सीधी बात करने वाले को प्रगल्भ के नाम से जानते हैं। अगला है, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तीक्ष्ण का मतलब आप जानते हैं कि बहुत ही धारदार, बहुत ही तेज तरार, उसको तीक्ष्ण बोलते हैं। बहुत ही नुकीला, बहुत ही तीखा, ये सारे तीक्ष्ण इनको बोलते हैं। और इसका विपरीत पूछा गया है तो वो हो जाएगा मंद। क्या हो जाएगा? मंद, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट है जी आपका, कहा गया कि संज्ञा के जिस रूप में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का बोध जिसे होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक को पुल्लिंग और दूसरे को स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। अतएव शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अतः धन एव अतएव होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है?
तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ होता है अति प्रसन्न होना, बहुत ही अधिक खुश हो जाना। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? तो आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 351 में इसका उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है। वहीं हम अनुच्छेद 344 की बात करें तो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति से संबंधित आर्टिकल 344 है। अनुच्छेद 350 की बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित अनुच्छेद 350 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? तो ये अनुच्छेद 351। कितना अकेला आकाश किस विद्या की रचना है? तो कितना अकेला आकाश जो है यात्रा वृत्तांत है, यानी यात्रा वृत्त विद्या की ये रचना है। अगला देखें, जिसे कभी बुढ़ापा न आए इस वाक्यांश के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? तो जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए अजर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे, जो कभी नहीं मरता है उसको अमर बोलते हैं, और युवा या युवती होने की अवस्था के लिए एक शब्द यौवन कहलाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है तो क्या दीवार बहुत ऊंची है, यही वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है, कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो कमल का समानार्थी शब्द पयोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। इहलोक, इहलोक का विलोम क्या होता है उसकी पहचान करनी है। तो ध्यान रखिएगा, इहलोक का अर्थ होता है जगत। क्या होता है? जगत। और जगत मतलब संसार, और इसका विपरीत, इसका विलोम बताना है तो परलोक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला आइए, नेक्स्ट हम देखेंगे, कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द की पहचान करनी है। केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो फलाहारी। जो फल पे अपनी ज़िंदगी जीता है, जो फल के सहारे ही ज़िंदगी व्यतीत करता है, वो फलाहारी कहलाएगा। अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करनी है। तो यहाँ पे सही वर्तनी लक्ष्मण में सही वर्तनी है, बाकी सारे गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। आइए इंग्लिश की को देख लेते हैं। कहा गया कि आपसे बोला गया है कि कौन सा एक है जो मिस स्पेल्ड है, गलत स्पेलिंग लिखी गई है, उसकी पहचान इसमें करनी है। तो पहला देख लेते हैं हम, ओकेजन। ओकेजन सही है। ओकरेंस की बात करें तो ओकरेंस की स्पेलिंग गलत है। OCCU, ध्यान रखिएगा, OCCURRENCE होता है, तो इसमें सिंगल आर है, इसलिए ये गलत हो गया। तो ओकेजन सही है। यहाँ पे ओकरेंस का मतलब होता है घटना, तो ओकरेंस का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। वहीं ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, और यहाँ पे ऑफरिंग भी सही है, ऑफरिंग आपका सही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा केवल और केवल बी नंबर गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला हम देख लेते हैं, पहला ही गलत हो गया। होटल HOTEL होता है, यहाँ पे ए लगा हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। स्ट्रेन हमारा सही है, मटर सही है, और गार्ड सही है। ठीक है, अगला आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट है, आपसे बोला गया कि एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, सही है। इफ़ेक्टिव की बात करें तो इफ़ेक्टिव में देखिए, ध्यान देंगे, इफ़ेक्टिव भी प्रभावशाली सही है, और इमिटेशन ये भी सही है, और फैसिनेटिंग, इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखिए तो FASCINATING होता है, तो FAS इसमें है ही नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो फैसिनेटिंग की स्पेलिंग गलत है। फैसिनेटिंग का अर्थ होता है आकर्षक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। अगला है,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहचान करनी है। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक ऑफ राइटिंग, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक और राइटिंग यानी किसी पुस्तक से लिया गया कोई अंश या हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आंसर हो जाएगा एक्सर्ट बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिव्यू आप जानते हैं पुनरावलोकन करना, ये रिव्यू होता है। वहीं हम बात करें फुट नोट, तो फुट नोट का मतलब यहाँ पे होता है पुस्तक के पृष्ठ पर नीचे दी गई अतिरिक्त टिप्पणी को हम लोग फुट नोट के नाम से जानते हैं। और प्रीफेस का मतलब प्रस्तावना होता है, यानी यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, आपसे बोला गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे कहा गया, थोड़ा सा फ्रेंड ये कट गया है, अ पर्सन हु सेल्फ सेंटर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ, अ पर्सन हु सेल्फ सेंटर्ड उसको क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु सेल्फ सेंटर्ड को क्या बोलेंगे, एक व्यक्ति जो अपने ही को मध्य में रखकर कोई भी बात सोचता हो उसको हम लोग इगोइस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इगोइस्ट, जिसको आम भाषा में अहमवादी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे मैसोचिट्स क्या कहलाता है, तो मैसोचिट्स का मतलब खुद को पीड़ा पहुंचाने वाले को मैसोचिट्स के नाम से जानते हैं। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है खुद की, मतलब जो बड़ाई करता है, खुद की जो है बड़े बड़े मतलब खुद को मतलब आत्ममुग्धता जिसको है, अपने बारे में ही हमेशा बातें करता रहता हो, उसको आत्ममुग्ध या नार्सिसिस्ट के नाम से जानते हैं। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आइए, कहा गया वन लिविंग ऑन वेजिटेबल्स, कोई ऐसा जो वेजिटेबल से ही ज़िंदगी गुजारता हो, केवल और केवल जो साग सब्जी ही खाता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे वेजिटेरियन। क्या बोलेंगे, वेजिटेरियन। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हार्बीवोरस का भी मतलब होता है शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, और बारबेरियन का मतलब होता है जंगली असभ्य इंसान। अगला है, कहा गया इसमें से कि चूज साइनोनिम्स, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची है। कन्फर्म, तो कन्फर्म का मतलब आप जानते हैं पुष्टि करना, कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना, तो इसका समानार्थी आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका समानार्थी हो जाएगा, आपसे बोला गया कि बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, ये समानार्थी नहीं पूछ रहा है, ये आपका विपरीतार्थक बताना है। तो यहाँ पे कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना, कंट्राडिक्ट का मतलब हो जाएगा कि जो पुष्टि जिसकी नहीं हुई हो, या बोल सकते हैं खंडन करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका अपोजिट हो जाएगा। अगला है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी। ठीक है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें, हेटफुल का मतलब होता है घृणास्पद, है ना, नफरत करने लायक। वहीं हम बात करें मीन का मतलब होता है नीच या तुच्छ। नास्टी का मतलब होता है गंदा। आगे आइए, स्टेबल का विपरीतार्थक बताना है, तो स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, और इसका विपरीतार्थक जो हो जाएगा उसे की हो जाएगा अस्थिर, है ना, उसको अस्थिर बोलेंगे, इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम बात करें तो यहाँ पे सेफ का मतलब जानते ही हैं, सुरक्षित होना। स्टीडी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि, ध्यान रखिएगा, जब स्टीडी का मतलब भी होता है, आप कह सकते हैं स्थिर होना, वो स्टीडी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे बोला गया इडियम्स फ्रेज की पहचान करनी है, तो ध्यान दे दीजिए। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब आपको बताना है, तो यदा कदा इसका अर्थ होता है या बीच बीच में रुककर,
बाइफिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है बीच बीच में रुककर या यदा कदम। तो यहाँ पे हो जाएगा एट इरेगुलर इंटरवल्स, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगी। पे ऑफ ओल्ड स्कोर का अर्थ होता है पुराना हिसाब चुकता करना, यानी ऑप्शन नंबर बी टू एवेंज अ रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है एट लॉगर हेड्स का आपको अर्थ बताना है। तो एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है असहमत होना, यानी टू डिसएग्री स्ट्रांगली, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करेंगे कि सिमिलर बताना है, यहाँ पे साइनोनिम्स की पहचान करनी है। तो रेकलेस, रेकलेस का पहले अर्थ जान लेते हैं। रेकलेस का अर्थ होता है लापरवाह, लापरवाह। और इसका साइनोनिम्स की बात करें तो साइनोनिम्स हो जाएगा केयरलेस, यानी ये भी लापरवाह हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का आप सबसे पहले अर्थ जान लीजिए। प्रोएक्टिव का मतलब होता है सक्रिय रहना, सक्रिय होना। और इसका अगर आपसे बोला जाए कि समानार्थी क्या होगा तो इंथुसियास्टिक होगा। इंथुसियास्टिक का मतलब भी होता है सक्रिय होना, उत्साही होना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रिवेंट। तो प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना, मनाही करना। ठीक है, तो इसका समानार्थी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा, इसका समानार्थी हो जाएगा ब्लॉक, रोकना, मनाही करना। ठीक है, आगे आइए 35 के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्होंने कहा है फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है। फॉसिल्स नॉर्मली डैश ओनली पोर्शंस ऑफ द डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा फॉसिल्स नॉर्मली रिटेन ओनली पोर्शन ऑफ द डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट विल बी डैश फॉर एन इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर कार्ड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर कार्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला है इट इज द टीचर्स डैश टू डिसाइड who will participates in the competitions। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि it is the teachers right to decide who will participates in the competition। अगला है the passengers car sales showed a decline dash 7% to 5.6%। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा the passenger cars sales showed a decline from 7% to 5.6%, ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कहा गया मैनी तमिल स्पीकिंग श्रीलंकन्स डैश फ्रॉम द आइलैंड टू एस्केप द मिलिट्री एंड इट्स एट्रोसिटीज। तो यहाँ पे हो जाएगा मैनी तमिल्स स्पीकिंग श्रीलंकन फ्ली फ्रॉम द आइलैंड टू एस्केप द मिलिट्री एंड एट्रोसिटीज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहा गया सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सहारा रेगिस्तान जो स्थित है वो उत्तर अफ्रीका में है। कालाहारी रेगिस्तान की बात करें तो बोत्सवाना में है। तकला मकान रेगिस्तान की बात करें तो सिक्यांग प्रांत चीन में है। और अटाकामा की बात करें तो उत्तरी चिली में है। ठीक है, वहीं पेंटागोनिया की बात करें तो अर्जेंटीना में है। अगला है कैंडोली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। तो कैंडोली उत्सव जो है वो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। हल्दा त्यौहार और डुंगरी त्यौहार हिमाचल प्रदेश में। थोसांग महोत्सव मणिपुर में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर में। और चाप चारकुट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। ये भी कुछ त्यौहार हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ अन्य संस्थान देख लेते हैं। उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान गुलमर्ग कश्मीर में स्थित है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी
प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना डैश को हुई थी, तो ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष में गाया गया था? तो राष्ट्रगान की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था। और ये जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया और इसको गाने में 52 सेकेंड लगता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसका संक्षिप्त अवधि कभी पूछ लिया जाए तो 20 सेकेंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो सिजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला भारत में ग्यासुद्दीन बलबन था। कौन था? ग्यासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें फ्रेंड, कहा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को पहली जो है बैठक आयोजित हुई थी। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में घटित हुआ? तो चौरी चौरा कांड की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा चौरी चौरा कांड 1922 में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो RBI की मुख्यालय की बात करें तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क के कितने सदस्य कुल देश हैं? तो 8 हैं। कितने हैं? 8। ध्यान रखिएगा सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान रखेंगे द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू में। इसके 8 देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। आगे आइए, इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट उडियो लॉन्च किया है? तो उडियो जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये ट्रांसवे के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहला बल्लेबाज कौन है? तो पहले बल्लेबाज जो कि इन्होंने, अगर हम बात करें कि 13 दोहरा शतक लगाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो हैं रोहित शर्मा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष का है? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का है। मजिस्ट्रेट शब्द के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा दंडाधिकारी शब्द का प्रयोग मजिस्ट्रेट के लिए होता है। अगला है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डैश कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा औसत गति कहा जाता है। निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? तो बीजाणु निर्माण द्वारा राइजोपोस उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा न उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डैश ने की थी? तो जी की खोज जो की गई थी आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। डैश एक उभयलिंगी फूल है। तो कौन सा एक उभयलिंगी फूल है? तो सरसों एक उभयलिंगी फूल है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कहा गया आपका कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले एकीकृत परिपथ आईसी चिप साधारणतः बनी होती है। तो आईसी चिप किससे बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा ये सिलिकॉन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। वर्तमान में स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में से किसका उपयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Shift+ F5 का प्रयोग किया जाता है। CTRL+ रिटर्न
डैश इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ विराम के लिए CTRL प्लस रिटर्न का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया, एक शैक्षिक संस्थान आमतौर पर अपने डोमेन नाम में निम्नलिखित रखता है। तो डोमेन नाम में क्या रखता है, तो .edu रखता है। ठीक है, कुछ प्रमुख डोमेन एक्सटेंशन निम्न हैं, जैसे कि व्यवसायिक कार्यों के लिए .com, संगठन से संबंधित .org, भारत से संबंधित .in, सरकारी कार्यों से संबंधित .gov और नेटवर्किंग से संबंधित .net। आगे हम बात करते हैं, कहा गया कंप्यूटर के क्षेत्र में रिफो का पूर्ण रूप क्या है। तो रिफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपका ऑप्शन नंबर लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा इंटरनेट इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। तो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान किया जाता है ISP के द्वारा, यानी ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला आइए, डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो आंसर हो जाएगा स्पैम, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो ऑप्शन MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, PTP, ये सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, बाकी सारे सही हैं। अगला है क्रोम, ध्यान देंगे, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है, ये सभी क्या हैं। तो आंसर हो जाएगा ये वेब विचरक हैं, यानी वेब ब्राउजर्स हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। वेब ब्राउज़र की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र और दूसरा ग्राफिक पर आधारित वेब ब्राउज़र। ठीक है, अगला है कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है। तो कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है, तो ध्यान रखिएगा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। नेपियर्स बोन कौन से काम अबेकस से अधिक कर सकता था। तो आंसर हो जाएगा जोड़ भाग कर सकता था, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेज डाटा देखना या प्रिंट करना संभव बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है यह फील्ड आपको संदेश को पहचानती है और आपके संदेश का पहला भाग है जिसे प्राप्तकर्ता देखता है। तो आंसर हो जाएगा सिग्नेचर। अगला है निम्नलिखित में से किसे कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना, किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया। तो आंसर हो जाएगा IBM ने व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में PC को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विंडोज लोगो कुंजी +L का प्रयोग किया जाता है। अन्य कुछ शॉर्टकट कुंजी हैं उनको देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा विंडो 10 टास्क व्यू लॉन्च करने के लिए विंडोज +टैब का प्रयोग करते हैं। वर्तमान वर्चुअल डेस्कटॉप बंद करने के लिए शॉर्टकट जो कुंजी है वो विंडोज +CTRL+F4 है। सामग्री साझा करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है विंडोज +H और विंडोज डेस्कटॉप दिखाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है विंडोज +D और विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है वो विंडोज +E है। तो दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।